नल हाइपोथेसिस की बात करेंगे। तो आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर करके कहा अब हमारी ये रिसर्च प्रॉब्लम है, रिसर्च क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे हमारी ये रिसर्च हाइपोथेसिस है। देखिए एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस को मैं ये नहीं कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट ही करना है आपको, तो यू कॉल इट रिसर्च हाइपोथेसिस, इन्वेस्टिगेट करनी है। फिर जब हम नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करते हैं तो क्या हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का एविडेंस आ गया? नहीं, केवल हम ये कह रहे हैं बाय डिफॉल्ट वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस एज द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हम उसको एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मान लीजिए आपका डिफरेंसेस बिटवीन द मीन्स 2 आया था, ठीक है, तो हमने उस बेसिस पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर ली। अगर डिफरेंस 1.5 आता तो नहीं करते क्या? 1.2 आता तो नहीं करते क्या? तो ये एक क्वेश्चन है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ वेरियस, out of various possibilities, it is one particular statement, and by default then we say that our alternative hypothesis is the experimental or the research hypothesis। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि आप सबसे पहले रिसर्च हाइपोथेसिस बनाइए, वहां से बाय डिफॉल्ट वही अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी। आपने कहा कि यू नो इकोनॉमिक्स का कोई कहेगा कि प्राइस इज रिलेटेड टू डिमांड या डिमांड इज रिलेटेड टू प्राइस, वो एक आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस है। फिर आपने कहा कि अब हम जो है मार्केट में जाके ये वाले किसी प्रोडक्ट्स का स्टडी करेंगे, उनके प्राइस डिमांड देखेंगे वगैरह वगैरह, और उसको फिर हम टेस्ट करेंगे तो हम ये पाएंगे कि उसमें जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो जब ये हाइपोथेसिस आ गई, एक तरह से एक्सपेरिमेंटल और अल्टरनेटिव थिंकिंग आ गई, तो आपने कहा ये इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है या कुछ भी, तब आपने नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेट कर दी। तो बाय डिफॉल्ट जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है तो we accept, we don't find an evidence for the alternative hypothesis, we don't find a proof for the alternative hypothesis. Therefore we say that alternative hypothesis, we accept the alternative hypothesis, and therefore by default we accept our research hypothesis। ठीक है, any question? Okay sir, got it। देखिए किताब आप पढ़िए तब आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो मैं सर अभी आपने कौन सी किताब बताई? मैकनेमर एमसी आप यू नो गूगल सर्च में जाके अगर ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट रखेंगे बुक्स ऑन दिस तो ये सबसे पहले नाम आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, ओके, सो लेट्स नाउ प्रोसीड। अभी ये कल हमने किया था और जहाँ पे हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल वगैरह निकाल लिया था, हमने एक डेटा लेके इंडिपेंडेंट टी टेस्ट किया था। इंडिपेंडेंट माने 2 डिफरेंट ग्रुप्स थे और उनका टी टेस्ट वगैरह करके फिर हमने ये रिजल्ट्स देखे थे। अभी उसमें एक्सेल शीट में जाके देखेंगे इसको कैसे एनालाइज करते हैं। और फिर हमने ये डिफरेंस देखा था जिसमें कि हमने वेरिएंस इक्वल एज्यूम नहीं किए थे। 30 जो पहला प्रीवियस स्लाइड था उसमें हमने ये इक्वल वेरिएंसेस एज्यूम की थी। तो जब वो एजम्पशंस लेते हैं तो ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, बिकॉज फॉर अनइक्वल वेरिएंसेस वी शुड डिफाइन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एज बेस्ड ऑन द वेरिएंस, बाय विच आई एम नॉट सेइंग दैट इस फॉर्मूले से आप इक्वल के लिए नहीं निकाल सकते हैं। आप जब देखेंगे, आप जब इक्वल वेरिएंसेस एज्यूम करके चलेंगे, S1 स्क्वायर इक्वल टू S2 स्क्वायर रखिए, जैसे ही आपने रखा ये सब जो है नॉर्मल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएंगी। तो ये फॉर्मूला विल होल्ड इवन फॉर इक्वल वेरिएंसेस। लेकिन इक्वल वेरिएंसेस में इतना क्यों जाएंगे हम? सिंपल है, n-1। ओके, सो लेट्स नाउ प्रोसीड। एंड ये रिपोर्ट रिजल्ट्स कैसे करने हैं एपीए स्टाइल में, जो कि जर्नल में एक्सपेक्ट करते हैं। और क्लियर है, छोटी सी स्टेटमेंट है, सामने नजर आ रहा है कि हमने क्या किया था, क्या एक्सपेक्टेशन थी, एक्सपेक्टेशन माने क्या हाइपोथेसिस थी हमारी, और क्या रिजल्ट्स आ गए, और फिर उसके बेसिस पे हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया है। तो ये चारों चीजें ये छोटे से पैराग्राफ में आ गई हैं। जितना प्रिसाइजली आप लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा।
ये जरूरी नहीं है कि 500 पेज की थीसिस लगाइए। दी शॉर्टेस्ट सर इसमें लास्ट लाइन, हाँ जी सर इसमें लास्ट लाइन जो सिंस से स्टार्ट है, कॉन्फिडेंस इंटरवल पे जब आपने कल बताया था कि इफ इट कंटेन 0, तो सर ये सिर्फ कॉन्फिडेंस इंटरवल से रिलेटेड लाइन लिखी हुई है, अदरवाइज अगर लिखना हो तो टी वैल्यू के ऊपर लिखी जाएगी ना। नहीं, इसीलिए मैंने इतना बड़ा मतलब और को रेड कर दिया ना। जी या तो जी ऊपर जी वाले सर सेंटेंस टी वगैरह के देंगे या नीचे वाले कॉन्फिडेंस इंटरवल, दोनों रिजल्ट रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। जी सर। सर जितना ये टी मीन बड़ा होता देखिए है उसके देखिए मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन आपको देना पड़ेगा, ठीक है, जी सैंपल साइज देना जी पड़ेगा। सर उसके बाद जी आप टी की वैल्यू दीजिए या कॉन्फिडेंस इंटरवल दीजिए। यस सर। व्हाट एल्स? सर ये टी वैल्यू जितनी बड़ी होती है उसके हिसाब से नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करी जाती है, राइट? नहीं, बड़ी का सवाल नहीं है, आप तो क्रिटिकल वैल्यू से इन कंपेयर कंपैरिजन, करेंगे ना। यस सर। हाँ। ये क्रिटिकल वैल्यू हमने टेबल से ली है ना। हम्म। टेबल आपको भेजी, आपने घर जाके देखा था कि टी नाइन यस पॉइंट सर। सर कितनी कल वैल्यू। आपने जो असाइनमेंट दिया भी था उसमें यहाँ 68 डिग्री ऑफ फ्रीडम था और 0.01 पे वो कोई चेक नहीं, किया था। ये 1.83 आ रहा है वहां पे, ये भी चेक किया था, जी जी सर जी। आ रहा है ना। यस सर। तो अब हमारा जो फिर एक कंक्लूजन हमने बताया था, इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू। then we do not reject the null hypothesis. राइट We सर। reject the null hypothesis। Z टेस्ट में, टी टेस्ट में वगैरह में बहुत कम टेस्ट ऐसे हैं। एक होता है विल्क्स लैम्डा, एक होता है सैंडलर्स ए टेस्ट। सैंडलर्स ए टेस्ट जो है वो टी टेस्ट से रिलेटेड होता है, लेकिन उसमें हम कहते हैं अगर स्मॉल वैल्यू है कि वो इनवर्स, तो केवल 2-4 टेस्ट ऐसे होंगे जिसमें वैल्यू लेस होने से सिग्निफिकेंट माना जाएगा, ठीक है। जी जी। तो बहुत कम टेस्ट ऐसे होंगे जिसमें ऑब्जर्व वैल्यू जो है वो क्रिटिकल वैल्यू से कम होनी चाहिए, लेकिन वहां बताया जाएगा क्योंकि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन उनके वैसे दिए गए हैं, ठीक है। जी सर। ओके। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? ओके। नो सर, थैंक यू। ऑलराइट, डोंट हेजिटेट, आप जो भी पूछना है वो पूछ लीजिए, मैं भी वहीं से सीखता हूँ, मेरा कहीं से आसमान से नहीं सीखा। चलिए, तो अब हम करेंगे टी स्टैटिस्टिक फॉर कोरिलेटेड डेटा। कोरिलेटेड डेटा ये है कि सेम सब्जेक्ट्स पे ले लिया, कोरिलेटेड यही होता है ना, कोरिलेटेड सैंपल हैं तो सेम सब्जेक्ट्स पे डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस ले ली। तो इसमें जो है वेरिएंस एस डी स्क्वायर, डी पहले क्या है, डी डिफरेंस है, अभी जब डेटा लेंगे तो उस पर बता दूंगा मैं। डी का मतलब हम डिफरेंस ले रहे हैं दो ऑब्जर्वेशंस में फ्रॉम द सेम सब्जेक्ट। तो मान लीजिए हमने इंग्लिश और मैथ्स की स्कोर्स देखे किसी एक क्लास के, और उनके मैथ्स और इंग्लिश को उनके मीन निकाल लिया, मैथ्स का अलग इंग्लिश का अलग, और उनके डिफरेंसेस का मीन निकाल लिया, डिफरेंस देख लिए स्कोर्स में, और वो हमने डिफरेंस से हमने स्टैंडर्ड या वेरिएंस ऑफ डिफरेंस निकाल लिया। तो एस डी स्क्वायर इज वेरिएंस ऑफ डिफरेंस। और ऐसे निकाल सकते हैं या ऐसे भी निकाल सकते हैं। कोरिलेशन अगर हमने कैलकुलेट की है तो फर्स्ट ग्रुप का वेरिएंस प्लस सेकंड ग्रुप का वेरिएंस माइनस 2 टाइम्स कोरिलेशन मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट ग्रुप का स्टैंडर्ड डिविएशन सेकंड। ये दोनों फॉर्मूले से सेम रिजल्ट्स आएंगे, ये दोनों फॉर्मूले दिए हुए हैं, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। फिर हमने इसका स्टैंडर्ड एरर निकाल लिया, एस डी बार स्क्वायर। एस डी बार जैसे एस एक्स बार स्क्वायर माने स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, एस एक्स 1 बार माइनस एक्स 2 बार का स्क्वायर वो डिफरेंस का मीन। तो ये जो नीचे सफिक्स हैं ये इंडिकेट करते हैं हम किसका स्टैंडर्ड एरर ले रहे हैं। यहाँ पे हम डी का एस, ये हम स्टैंडर्ड एरर ले रहे हैं डिफरेंस का, डी इज द डिफरेंस, और डिफरेंस क्या है वो अभी जब डेटा ले लेंगे उससे पता लग जाएगा। फिर यहाँ हमने टी कैलकुलेट कर लिया, कैसे, स्टैटिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्या दोनों परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस है मैथ्स और इंग्लिश में फॉर एग्जांपल, वो डी ऊपर ले लिया और टी स्टैटिस्टिक निकाल ली। और या डायरेक्टली हम रॉ डेटा से भी निकाल सकते हैं, टी इज इक्वल टू दिस, तो आप रॉ डेटा यूज कर सकते हैं, आप मीन निकाल सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले डिफरेंट फॉर्म में दिए गए हैं, आप चाहें तो
कुछ भी निकाल लीजिए और फिर आप देखेंगे कि वो आपके रिजल्ट्स आ गए। अब मान लीजिए ये हमारे पास डेटा है, कोरिलेटेड हाइपोथेटिकल डेटा है, परफॉर्मेंस इन 2 सब्जेक्ट्स, मैथ में और इंग्लिश में। मान लीजिए किसी क्लास का, ये कुछ भी हो सकता है कि मॉर्निंग में मैथ्स अच्छा करते हैं, इवनिंग में अच्छा करते हैं। हम ये देख सकते हैं कि कुछ बच्चे, ये आपको पता है ना, आर यू एन आउल और ए लार्क, आपको पता है ये, सुना है आपने? नो सर। गुड। नो सर। नहीं सुना तो मैं सुना देता हूँ। तो आप अगर इस लार्क जो होता है मॉर्निंग बर्ड होता है, सुबह जागने वाला, और उल्लू तो आपको पता ही है आउल क्या होता है। तो ये कई लोगों का जो लार्क्स होते हैं उनका मॉर्निंग टाइम में बहुत एनर्जी होती है। ये भी स्टडीज है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, टेम्परेचर उनका, जब हम अलर्ट होते हैं, अवेक होते हैं, तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो कम से कम हाई होता है। तो ये 1 डिग्री का फर्क पड़ता है पूरे दिन में। आप अगर अपने बॉडी टेम्परेचर को पूरे दिन में नापेंगे तो आप देखेंगे कि 1 डिग्री का डिफरेंस मिनिमम हाईएस्ट और लोएस्ट में आएगा। अब ये आप देखेंगे जनरली कि आप कब एक्टिव होते हैं सबसे ज्यादा, जब एनर्जी फील करते हैं, अलर्ट होते हैं, अवेक फील करते हैं, तो उस वक्त आपका बॉडी टेम्परेचर हाई होगा। और जब आप अलर्ट नहीं फील करते हैं तो बॉडी टेम्परेचर लो होगा। तो ये कोरिलेशन है, ये भी स्टडीज काफी इंपॉर्टेंट है। हमने एक स्टडी की थी जिसमें ये कोर्स ब्लॉक डिजाइन वगैरह लेके हमने उसको देखा था। तो ये और एक यर्क्स डॉटसन लॉ आपको पता है? नहीं यस सर। सुना है ना? तो उसमें आपने देखा है ना कि जो अवेयरनेस है और परफॉर्मेंस है वो इन्वर्टेड यू रिलेटेड होती है रिलेशनशिप। तो उसमें जब लो लेवल ऑफ अवेक वो है कॉन्शियसनेस वगैरह, अवेक व्हेन वी गेट अप फॉर एग्जांपल आफ्टर द नाइट स्लीप, तो हमारा लो लेवल ऑफ अवेयरनेस होता है, और देन अराउजल कहते हैं उसको, लो लेवल ऑफ अराउजल होता है। एंड देन एज द डे ग्रोज देन वी हमारा अवेयरनेस भी बढ़ता जाता है, अराउजल लेवल बढ़ता जाता है, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। लेकिन जब अवेयरनेस अराउजल बहुत हाई हो जाएगा तो फिर हमारी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। तो लेट अस नॉट वरी अबाउट दैट, उसका वो आपने पढ़ा हुआ है। तो नाउ सपोज यू हैव दीज 2 सब्जेक्ट्स एंड यू हैव गॉट परफॉर्मेंस इन दीज 2 सब्जेक्ट्स, मैथ एंड इंग्लिश में। ये एक्चुअल स्कोर्स हैं किसी भी 20 पॉइंट स्केल पे, या कुछ भी मान सकते हैं आप। तो हम सीधा क्या करेंगे कि अब आप देखिए 10 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, 1 to 10। सो काउंट का मतलब 10 है। सम माने इनका सम, हमने डिफरेंस निकाल लिया पहले, तो ये डिफरेंस जो है आ गया पहले सब्जेक्ट का मैथ माइनस इंग्लिश का डिफरेंस 2 आ गया। इस स्कोर का डिफरेंस आ गया 2। सेकंड सब्जेक्ट का डिफरेंस आ गया -6। तो ऐसे सारे डिफरेंसेस हमने निकाल लिए। अब हमारे पास ये डिफरेंसेस आ गए, और इसको जो है कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे। इनका सम कितना आना चाहिए? इनका सम आप देख लीजिए कितना है। लेकिन हमें सम नहीं चाहिए, हमें स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस चाहिए। तो ये d² निकाल लिया इनका स्क्वायर करके, एंड सारे स्क्वायर्ड वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी। इनका टोटल जो है 127 आ जाएगा। तो ये काउंट जो है केवल इसके लिए होल्ड करता है जो हमने सब्जेक्ट्स लिए हैं। और 127 क्या है? सिग्मा d²। यहाँ पे ये फॉर्मूला था ना, सिग्मा, ये d माइनस d प्राइम स्क्वायर, वहां से निकाल लिया हमने। d है -2, 4, और d बार कितना है? d, ये d के नीचे d बार लिखा हुआ है, जो मीन d बार लिखा है -1.3। तो लास्ट कॉलम में d माइनस d बार 2 -1.3। जब माइनस को माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 3.3 का स्क्वायर वो 10.9 आ जाएगा। ठीक है,
दिस इज हाउ वी आर गेटिंग 10.9 d माइनस डी बार स्क्वायर। और कोई भी जैसे आपने 3 यहाँ पे इस सब्जेक्ट का देखिए -3 है और ये भी माइनस है, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस 1.3 हो जाएगा, तो वो 1.7 का स्क्वायर आ जाएगा, 1.7 स्क्वायर का आ गया 2.89 वगैरह। तो ये d माइनस डी बार स्क्वायर आ गया। जैसे बिल्कुल हमने सम ऑफ स्क्वायर्स निकाले थे ना x और y के लिए, वही है बिल्कुल। ये भी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंस है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द स्कोर्स ऑन मैथ एंड इंग्लिश। लंबी चौड़ी स्टेटमेंट देने की बजाय आप सिंपल मैथमेटिक्स में देख लीजिए, मैथमेटिकल टर्म्स में ये वैल्यूज आ गई और इनका सम आ गया 110.1 आ गया। अब फॉर्मूला ये लगा दिया हमने, ये वेरिएंस निकाल लेंगे d माइनस डी बार स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। तो d माइनस डी बार स्क्वायर अपॉन n माइनस 1, n कितना है 10 है, तो 110 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये वेरिएंस आपकी 12.23 आ जाएगी। ठीक है,